रात का सन्नाटा और चांद की मंद रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। दो दोस्त रमेश और सुरेश एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके पास एक छोटा सा बोतल था जिसमें आधी भरी शराब थी और दोनों की आंखों में वही उलझन थी जो एक लंबे समय से उनके दिलों में बसी हुई थी। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, यार सुरेश, ये कर्ज का बोझ कभी हल्का नहीं होता। हर दिन लगता है जैसे ये और बढ़ता ही जा रहा है। सुरेश ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बोला, तू सही कह रहा है। मुझे तो लगता है कि हम दोनों ही कर्ज के गुलाम बन गए हैं। हर कदम पर डर सताता है कि कहीं हम उसे चुका ना पाए। रमेश के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें खींच गई। पिछले साल जब बिजनेस में नुकसान हुआ था तब सोचा था कि कुछ ही महीनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो कर्ज का बोझ सिर पर इस तरह से चढ़ गया है कि हर रात आंखों में बस यही डर रहता है। सुरेश की आंखें डबडबा गई। और यही डर, यही बोझ हम दोनों के लिए है। क्या तुम सोच सकते हो कि एक वक्त था जब हम दोनों बैठकर हंसी मजाक करते थे, जिंदगी के सपने देखते थे, और अब वो सभी सपने किसी अंधेरे में खो गए हैं। रमेश चुप रहा। वो अपने जीवन के उस हिस्से को याद कर रहा था जब वो और सुरेश खुशी से जीते थे बिना किसी दबाव के। वो महसूस कर रहा था कि कर्ज ने उनकी जिंदगी को किस कदर बदल दिया था। याद है जब हम दोनों ने अपना छोटा सा होटल खोला था, हर दिन नए ग्राहकों से मिलते थे और अपनी मेहनत से खुशी पाते थे। हम दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कर्ज और दबाव इस तरह हमारी जिंदगी पर हावी हो जाएगी। सुरेश ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, पर अब हमें क्या करना चाहिए? इस कर्ज का भार हल्का कैसे हो सकता है? हर महीने उधारी चुकानी होती है और फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं जबकि हमें जीवन के किसी मोड़ पर सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है? लेकिन शायद अगर हम थोड़ा और धैर्य रखें तो सब कुछ ठीक हो सकता है, या फिर एक दिन ये कर्ज खुद ब खुद खत्म हो जाए। ऐसा सोचकर ही हर दिन जीते रहेंगे। सुरेश, तेरी बातें मुझे थोड़ी तसल्ली देती है, पर एक बात समझ नहीं आता, इस कर्ज का बोझ हम कभी खत्म कर पाएंगे क्या? हमेशा उम्मीद रखो रमेश, कभी न कभी सब ठीक हो जाएगा। दोनों दोस्त चुपचाप उस पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए जहां चांद की रोशनी उन पर धीरे धीरे पड़ रही थी। तभी अचानक अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रमेश और सुरेश दोनों चौंक कर मुड़े। सामने एक आदमी खड़ा था जो काले रंग के कोट में था और उसके चेहरे पर एक सख्त मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी जो बताती थी कि वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। तुम दोनों रमेश और सुरेश हो ना? उसकी आवाज में एक कड़ा और गुस्सैल लहजा था। रमेश ने कांपते हुए कहा, हाँ, हम ही हैं, पर आप कौन हैं जनाब? आदमी ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं। मैं उस बैंक का एजेंट हूँ जिसने तुम्हें कर्ज दिया था, और अब वक्त आ गया है कि तुम ये कर्ज चुका दो। सुरेश ने डरते हुए पूछा, लेकिन हम इस वक्त कर्ज चुका नहीं सकते हैं। हमारा हाल भी आप देख रहे हैं। हम हर दिन उसी बोझ तले दबे हैं। आदमी ने अपनी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन ये मेरा काम है, और अगर तुम समय पर पैसा नहीं लौटाते तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी जिंदगी से बहुत कुछ छीन जाएगा। रमेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कृपया हमें और समय दीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं, बस अब कुछ और समय चाहिए हमें। समय? तुम्हें लगता है समय देना मेरी जिम्मेदारी है? मुझे जो कहा गया है वही करना है। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। अगर तुम कर्ज चुका नहीं पाए तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरेश का दिल घबराहट से तेज हो गया। वो जानता था कि ये आदमी
सिर्फ धमकी नहीं दे रहा था बल्कि वो कुछ करने वाला था। उसका मन बेचैन हो गया और वो रमेश से कुछ कहने ही वाला था कि वह आदमी फिर से बोला, तुम दोनों को ध्यान रखना होगा। अगली बार अगर मैं पैसे नहीं पाऊं तो तुम दोनों की हालत बहुत बुरी हो सकती है। याद रखना, कर्ज का पैसा लाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कहते हुए वो आदमी वहां से मुड़ गया और अंधेरे में खो गया। रमेश और सुरेश दोनों खड़े हुए थे, लेकिन उनके दिलों में डर और घबराहट थी। अब क्या होगा रमेश? रमेश की आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हमें सब कुछ खतरे में डालने से पहले कुछ करना होगा। हम अपना हौसला नहीं खो सकते। हमें किसी रास्ते पर सोचना होगा, वरना वो आदमी सच में हमें बर्बाद कर देगा। क्या हम सच में इससे बाहर निकल पाएंगे? हमें विश्वास रखना होगा सुरेश। चाहे जैसे भी हो, हमें इस कर्ज के बोझ से मुक्त होना होगा। हमें कोई रास्ता निकलना होगा और हम ढूंढेंगे। दोनों दोस्त एक बार फिर से अपने रास्ते पर बढ़ने के बारे में सोचने लगे, लेकिन अब उनका सामना केवल कर्ज से नहीं बल्कि उस खतरनाक आदमी की धमकी से भी था। रमेश और सुरेश ने एक लंबा फैसला लिया था। कर्ज का बोझ उनके ऊपर इतना भारी हो गया था कि अब उनके पास एक ही रास्ता था, अपनी जमीन बेचकर कर्ज चुकाने की कोशिश करना। दोनों ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी आखिरी जमीन बेच दी, जो उनके परिवार की एकमात्र संपत्ति थी। उन्हें उम्मीद थी कि अब शायद वे कर्ज चुका पाएंगे और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाएंगे। सुरेश, ये आखिरी मौका है हमारे लिए। हमें अपनी जमीन बेचना ही पड़ेगा। लेकिन ये जमीन तो हमारी पहचान थी। अब अगर ये भी नहीं है तो हमें किस चीज का सहारा मिलेगा? हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अगर इस पैसे से कुछ सही किया तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं। उस पैसे से दोनों ने एक छोटा सा कपड़े का व्यापार शुरू किया। उन्होंने पुराने बाजार से कुछ सस्ते कपड़े खरीदे और सोचा कि छोटे से व्यापार से धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। वे उम्मीद से भरे हुए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें ये एहसास हुआ कि कपड़ा व्यवसाय जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। वो कपड़े बेचने के लिए शहर में इधर उधर जाते, लेकिन ग्राहक बहुत कम आते। बाजार में पहले से ही बहुत सारे दुकानदार थे और कपड़े भी सस्ते नहीं थे। हर दिन की बिक्री से मुश्किल से खर्चे निकलते और कर्ज की राशि लगातार बढ़ते ही जा रही थी। एक दिन सुरेश ने परेशान होकर रमेश को कहा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है रमेश। हम जितनी भी कोशिश करते हैं चीजें ठीक नहीं हो रही। हमने अपनी जमीन बेच दी, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, फिर भी ये सब असफल क्यों हो रही है? एक दिन जब वे अपनी दुकान पर बैठे थे, एक ग्राहक ने आकर कुछ कपड़े देखे, लेकिन फिर वो बिना कुछ खरीदे चला गया। रमेश और सुरेश को ये बिल्कुल साफ दिख रहा था कि उनका व्यापार सही दिशा में नहीं जा रहा था। रमेश, हम दोनों ने बहुत उम्मीद लगाई थी। क्या हम सच में अब इस रास्ते से बाहर निकल पाएंगे? हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे सुरेश, लेकिन अगर हमें फिर से खड़ा होना है तो हमें और भी मेहनत करनी होगी। ये रास्ता जितना मुश्किल है उतना ही हमें और कोशिश करनी होगी। ये कहते हुए दोनों दोस्तों ने एक बार फिर अपनी ताकत जुटाई और तय किया कि वे हार नहीं मानेंगे। कर्ज का बोझ भारी था, व्यापार असफल हो रहा था, लेकिन वे दोनों अब एक नई उम्मीद के साथ संघर्ष करने का मन बना चुके थे। हमने इस कर्ज को चुकाने के लिए सब कुछ खो दिया सुरेश। लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं और यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये कठिन है, लेकिन अगर हम संघर्ष करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। दोनों दोस्तों के चेहरे पर थकी हुई मुस्कान थी, लेकिन उनके दिलों में अभी भी उम्मीद थी कि एक दिन उनका संघर्ष रंग लाएगा।
सर्दियों की कड़ी ठंड थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं हर किसी के शरीर को कंपा रही थी। सुरेश का परिवार घर के अंदर रजाइयों में दुबका बैठा था, लेकिन उनके दिलों में चिंता की ठंडक किसी रजाई से नहीं हट रही थी। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। सुरेश ने दरवाजा खोला तो सामने वही आदमी खड़ा था जिससे सुरेश ने कुछ साल पहले पैसे उधार लिए थे। आदमी की आवाज में सख्ती और गुस्सा था। सुरेश, तुम्हारे पास मुझे पैसे लौटाने के लिए महीनों का समय था। अब और इंतजार नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा ये घर अपने कब्जे में ले रहा हूँ। सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हाथ जोड़कर विनती करने लगा। भाई साहब, प्लीज थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा परिवार यही रहता है। ये घर छीन जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? आदमी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और ठंडे लहजे में बोला, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत वक्त दिया। अब मुझे तुम्हारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं। कर्ज के बदले ये घर मेरा है। आज से ये जगह तुम्हारी नहीं। सुरेश ने रोते हुए उसे मनाने की कोशिश की। उसकी पत्नी और बच्चे भी गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन वो आदमी अड़िग था। तुम्हारे आंसू मेरे कर्ज को माफ नहीं कर सकते। थोड़ी देर में वो आदमी कुछ मजदूरों के साथ आया और सुरेश के परिवार का सामान घर से बाहर फेंक दिया। वो परिवार जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर में बिताई थी, अब ठंड की कड़ाके में सड़क पर आ चुका था। सुरेश, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे अब सड़क किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठते हैं। ठंड इतनी थी कि उनके होंठ नीले पड़ चुके थे। उनके पास ना कोई खाना था, ना पहनने के लिए गर्म कपड़े। सुरेश की पत्नी ने सिसकते हुए कहा, ओजी, अब हम क्या करेंगे? बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। ये ठंडी रातें हमें नहीं छोड़ेंगी। सुरेश ने उनकी तरफ देखा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में शर्म, गुस्सा और दुख का तूफान था। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें और बच्चों को इससे बचा नहीं सका। मैंने सब कुछ खो दिया। तुमने कोशिश की सुरेश। रमेश की आवाज अचानक सुनाई दी। रमेश वहां पहुंच चुका था। उसने सुरेश और उसके परिवार को इस हालत में देखा तो उसका दिल पिघल गया। तुम्हें अब अकेले इस दर्द को सहने की जरूरत नहीं है। चलो, मेरे साथ चलो। मेरी झोपड़ी में थोड़ा सा ही सही, लेकिन तुम्हारे लिए जगह है। रमेश ने सुरेश को सहारा दिया। सुरेश का परिवार रमेश के साथ उसकी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। ये जगह भी ठंडी थी और मुश्किलें कम नहीं थी, लेकिन कम से कम वो परिवार अब सड़कों पर नहीं था। रमेश और सुरेश ने अब तय कर लिया था कि वे दोनों साथ मिलकर एक बार फिर कुछ नया करेंगे। ठंड की रातें अब भी लंबी और कड़ी थी, लेकिन उनके दिलों में एक छोटी सी उम्मीद का दीपक जलने लगा था। हम फिर से कोशिश करेंगे रमेश। हमने सब कुछ खो दिया सुरेश, लेकिन हमने हार नहीं मानी। जब तक हम जिंदा है तब तक कोशिश जारी रहेगी। सुरेश ने रमेश का हाथ थामा और कहा, तुम्हारे जैसे दोस्त की वजह से मैं अब भी खड़ा हूँ। इस बार हम जरूर सफल होंगे। उनकी ये उम्मीद सर्दी की कड़ाके में भी उन्हें गर्माहट दे रही थी। शायद अब उनकी किस्मत बदलने का समय आने वाला था। सर्दियों की रात थी। रमेश अपने छोटे से घर में परिवार के साथ बैठा था। सुरेश और उसका परिवार भी उसके साथ थे। जीवन मुश्किल था, लेकिन कम से कम वे एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे। तभी दरवाजे पर एक बार फिर कठोर दस्तक हुई। रमेश ने दरवाजा खोला। सामने एक कड़ा चेहरे लिए आदमी खड़ा था, जिसके हाथों में कागजों का पुलिंदा था। उस आदमी ने सख्त लहजे में कहा, रमेश, तुम्हारे ऊपर जो बकाया है उसका वक्त खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब ये घर मेरे कब्जे में होगा।
रमेश ने हाथ जोड़कर कहा। भाई साहब, थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। ये ठंड का मौसम है, हम सब कहाँ जाएंगे? आदमी ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा। मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा। कुछ घंटों के भीतर वो आदमी मजदूरों को साथ ले आया और रमेश और सुरेश के परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों परिवार अब खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में आ चुके थे। अपना सब कुछ खोने के बाद रमेश और सुरेश ने ठान लिया कि अब वे इस समाज में और इसके कठोर नियमों से दूर चला जाएंगे। उन्होंने अपना सामान बांधा और अपने परिवारों के साथ एक गहरे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के अंदर घने पेड़ों के बीच ठंड और भी बढ़ गई थी। चारों ओर सन्नाटा था और ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभ रही थी। दोनों परिवार एक पुराने टूटे हुए पेड़ के पास बैठ गए। उनके पास न खाना था, न रजाई और न ही रहने का कोई सुरक्षित स्थान। सुरेश ने ठंड से कांपते हुए पूछा। क्या हम सही कर रहे हैं रमेश? ये जंगल हमारी मदद नहीं करेगा। यहाँ तो ठंड और भूख से मरने का डर है। रमेश ने जवाब दिया। कम से कम यहाँ कोई हमें कर्ज के लिए धमकी देने नहीं आएगा सुरेश। हम अपनी मौत खुद चुनेंगे, दूसरों के हाथों में नहीं। उनके बच्चे ठंड से कांप रहे थे। सुरेश की पत्नी ने बच्चों को अपने कपड़ों में छिपाने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी तीव्र थी कि हर सांस बर्फ की तरह लग रही थी। रात और गहरी होती जा रही थी। ठंड ने सबकी ताकत छीन ली थी। रमेश और सुरेश, जो कभी अपने परिवारों का सहारा थे, अब खुद लाचार हो चुके थे। रमेश ने ठंड से कांपते हुए कहा। क्या हमारी जिंदगी वाकई इतनी बेकार हो गई है? क्या इस दुनिया में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची है? सुरेश ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हमने सब कुछ खो दिया रमेश। अब हमारे पास कुछ नहीं है। शायद यही हमारी किस्मत थी। सुबह का उजाला होते ही दोनों दोस्तों ने जंगल की शांति में कुछ अजीब सा महसूस किया। उन्होंने ठंड से कांपते हुए एक दूसरे से कहा। अगर हम यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके तो शायद फिर से अपनी जिंदगी को नया मौका दे सकते हैं। लेकिन ये फैसला लेना आसान नहीं था। दोनों के परिवार ठंड से जूझ रहे थे और उनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं था। सुरेश, हमने अब तक हार नहीं मानी। अगर हम इस जंगल से बाहर निकले तो शायद कोई चमत्कार हो, और अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम हमने कोशिश तो की होगी। सुरेश ने सिर हिलाया। चलो रमेश, अगर मरना ही है तो कम से कम कोशिश करते हुए मरेंगे। दोनों दोस्तों ने अपने परिवारों को सहारा दिया और ठंड से जूझते हुए जंगल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। उनकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमक रही थी। जंगल की गहराई में चलते चलते सुरेश का परिवार और रमेश का परिवार बेहद थक चुके थे। ठंड की वजह से बच्चों की हालत खराब हो रही थी और सभी भूख से बेहाल थे। कहीं कोई सहारा ना दिखकर सुरेश की पत्नी एक पुराने पेड़ के पास बैठ गई और फुट फुट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। हे भगवान, हमने जीवन में बहुत संघर्ष किया, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर आपने हमें इस दुनिया में भेजा है तो कुछ सहारा दीजिए। हमें इतना सजा क्यों मिल रहा है? उसकी आवाज दर्द से भरी थी। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे प्रभु, अगर हमारी मदद नहीं हो सकती तो हमें यही समाप्त कर दो। बच्चों को और ये दुख नहीं सहन होगा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा साधु निकलकर उनके पास आया। उसका चेहरा शांत और आंखों में अद्भुत तेज था। उसके कंधे पर झोली और हाथ में
लकड़ी की छड़ी थी। साधु ने गहरी सुकून देने वाली आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ है और तुम लोग इस ठंड जंगल में क्यों भटक रहे हो? सुरेश ने साधु के पास जाकर सब कुछ बताया। बाबा, हमने सब कुछ खो दिया है। कर्ज के बोझ ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारे पास अब न घर है, न रोजगार और न ही बच्चों को पालने का कोई साधन। साधु ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, कभी कभी भगवान इंसान को उसकी सहन शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कठिन समय देता है, लेकिन याद रखना, जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं उनकी मदद जरूर होती है। साधु ने अपनी झोली में से एक पुराना नक्शा निकाला और रमेश को देते हुए कहा, इस जंगल के अंदर एक गुप्त स्थान है। वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए खोलता है जो सच्चे दिल और मेहनत से अपना जीवन जीना चाहते हैं। रमेश और सुरेश ने उस नक्शे को ध्यान से देखा। साधु ने उन्हें दिशा दिखाते हुए कहा, जाओ और इस दिशा में चलो। ये तुम्हारे जीवन की मुश्किलों का अंत कर देगा, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी मिलेगा उसका उपयोग सही तरीके से करना। दोनों परिवार उस नक्शे के अनुसार आगे बढ़ने लगे। रास्ता मुश्किल था, ठंड और भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया था, लेकिन साधु की बातों ने उनके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी थी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के भीतर प्रवेश करने पर वहां उन्हें सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई एक बड़ी संदूक मिली। सुरेश की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपने हमारी दुआ सुन ली। ये खजाना हमें नया जीवन देगा। उस खजाने की मदद से रमेश और सुरेश ने अपना सारा कर्ज चुका दिया। उन्होंने अपने परिवार के लिए एक नया घर बनाया और एक ईमानदारी से व्यापार शुरू किया। इस बार उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि कर्ज और लालच से दूर रहना चाहिए। साधु की दी हुई सीख को याद करते हुए उन्होंने अपने धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए भी दान किया। एक दिन सुरेश ने कहा, रमेश, हमने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास की है। अब हम इस धन का सही उपयोग करेंगे और दूसरों की मदद भी करेंगे। भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है, अब हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। और इस तरह दोनों परिवारों ने एक नई शुरुआत की, जिसमें संघर्ष और दर्द की जगह उम्मीद और सच्चाई ने ले ली।